तो आज हम लोग खिलजी बन गए और ये आपका रहेगा कब से कब तक, 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, मात्र 30 वर्षों तक रहेगा। उससे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत में आपको यही वंश के बारे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा प्रमुख शासक भी नहीं है, दो ही प्रमुख शासक आपको देखने को मिलेगा। एक आपका जलाउद्दीन खिलजी, जो कि इस वंश के फाउंडर थे, और एक सबसे महत्वपूर्ण शासक जो इस वंश का, उनका नाम मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को रेखांकित करती है। वस्तुतः इस वंश की स्थापना जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा कब की गई, तो क्या बताएंगे, 1290 की गई। ठीक है, इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासक ने शासन किया, जिसमें से जलाउद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडर थे। अलाउद्दीन खिलजी सबसे लंबे तक शासन किया, सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक थे। शिहाबुद्दीन उमर की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की बात करेंगे, और नसरुद्दीन खुसरो की बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 30 वर्षों तक ये वंश चला। इस वंश की विशेषता क्या रही, तो इस वंश की मुख्य विशेषता यह रही कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए। यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, खिलजी का अर्थ क्या होता है ये भी जरा देख लेते हैं। खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ है जाति एवं नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इलवरी तुर्क के स्थान पर निम्न तुर्की खिलजियों ने सत्ता संभाली थी। ठीक है, मतलब तुर्क के भी बहुत अधिक कैटेगरी थे, इलवरी तुर्क जो थे समझे जाते थे, और ये खिलजी जो थे निम्न तुर्क थे। ठीक है, इसके कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ भी है। सबसे पहले खिलजियों ने क्या किया, धर्म राजनीति से अलगाव रखा। ठीक है, मतलब उलेमाओं वगैरह का क्या होता था ना, राज परिवार के ऊपर बहुत अधिक मतलब क्या होता था, प्रभाव होता था, लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया, उनका राजनीति से अलग रखा। प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया गया, मतलब जिसके अंदर जो प्रतिभा है का चयन किया। प्रशासन का सामाजिक विस्तार किया। ठीक है, जिसमें भारतीय, मुसलमान और मंगोलों को भी शामिल किया गया। ठीक है, खिलजियों ने मंगोलों को भी मौका दिया था। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति की बात करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब मोहम्मद हबीब कहते हैं समय तुर्कों का आक्रमण नगरीय क्रांति है। ठीक है, तुर्क जो भारत में आए तो उन्होंने नगरीय क्रांति को लेकर आया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला शासक की बात करेंगे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक, तो 1290 से लेके 1296 तक। ध्यान में रखना 6 वर्षों का इसका प्रशासन रहा। खिलजी वंश का फाउंडर था, संस्थापक था। भारत, ध्यान में रखना, भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलाउद्दीन की पदवी धारण की थी। ठीक है, फिरोज खिलजी नाम था, लेकिन जब भारत में जब इसने सत्ता स्थापित कर ली तो अपने नाम के आगे एक पदवी लगा लिया, जिसका नाम क्या था, जलाउद्दीन। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे, हालांकि इतिहासकारों ने इस बात को लेकर मतभेद है। ठीक है, तुर्क में भी अगर बात करें जाए तो इलवरी तुर्क जैसे उच्च तुर्क नहीं थे, निम्न तुर्क में आते थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं, जलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ये ध्यान में रखना, जलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक जो था, तो बलबन जिस समय शासक था तो उस समय ये सेना नायक हुआ करता था। ठीक है, कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता भी प्राप्त की। जलाउद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद, कैकुबाद वही ध्यान में रखना जो कि मतलब क्या इल्तुतमिश का रिलेटिव ही था। ठीक है, सॉरी बलबन का रिलेटिव था, मिस्टेक। तो जलाउद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कब शुरू हुआ, कैकुबाद के समय शुरू होता। कैकुबाद के समय वह शामना का सूबेदार था। ठीक है, कहाँ का, शामना जगह का नाम है, वहां का सूबेदार था। सर ए जहांदार की बात करेंगे तो शाही अंगरक्षक होते थे, बॉडी गार्ड, जो अभी काम एसपीजी करती है के पद पे नियुक्त था। कैकुबाद उसको शाइस्ता खान की उपाधि दी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, शाइस्ता खान की उपाधि जो किसे मिला था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को मिला था, जो कि किसने दिया था, कैकुबाद ने दिया था। ठीक है, कैकुबाद कौन है, तो ध्यान में रखना बलबन का पोता है। ठीक है, 1290 में कैकुबाद निर्मित किलोखरी की महल में जलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली का सुल्तान बना। ध्यान में रखना, किलोखरी का महल
ठीक है। किलो खरी का महल जो था उसका निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के समय इसकी उम्र जो थी बहुत अधिक हो गई थी, 70 साल इसकी उम्र थी। ठीक है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था ये। हालांकि इसकी हत्या जो थी इसके ही भतीजे ने कर दी। इसका भतीजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, भतीजा भी था, दामाद भी था। ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम आई थी, सॉरी, इसकी बेटी का नाम नूरजहां था। वो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। वो उसको साइड कीजिए, अभी भी ध्यान, अब पहले भी नूरजहां रह चुकी है इतिहास में। तो ये जलाउद्दीन खिलजी का पुत्री का नाम नूरजहां था। और ये क्या नाम इसका, अलाउद्दीन खिलजी जो था जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, और फैमिली में ही शादी हुई थी और 70 साल की उम्र थी। किलो खरी के महल में इसका राज्याभिषेक हुआ और किलो खरी को ही इसने अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और कैकुबाद को सत्ता से हटाने के बाद इसने दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन का नीति जो था भाई, एकदम स्ट्रिक्ट बना, रक्त और लॉ की नीति था। मतलब उसके जो भी विद्रोही होते थे उनको बस समाप्त कर देता था। ठीक है, लेकिन इसका कहना था भाई साहब मेरा उम्र जो हो गया 70 साल हो गया, मेरा कोई शौक नहीं है से मैं अपने भाइयों के ही, अपने धर्म के लोगों को ही मतलब क्या करूं, हत्या करूं। ठीक है, तो इसने हत्या वगैरह जो भी था इन सारे चीजों को मतलब छोड़ दिया। ठीक है, किसी प्रकार की हत्या वगैरह इसके प्रशासन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले उदार नीति अपनाई। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये मध्यकाल का पहला शासक था जो कि जनता के इच्छा को ही शासन का आधार बनाया। ठीक है, तो जनता की जो इच्छा जो होती थी उसको शासन का आधार बनाने वाला यह पहला शासक था। रक्त और लौ की नीति को त्याग दिया। ठीक है, और कौन सी नीति अपनाई? उदार नीति अपनाई, क्योंकि इसका कहना था से भाई इस उम्र में मेरा कोई शौक नहीं से मैं किसी की हत्या करूं। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत अधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। ठीक है, आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी संधि भी कर लेता मंगोलों से। तो जलाउद्दीन खिलजी के समय 1292 अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। इसी समय एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र उलुग खान के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो हलाकू हलाकू जो था वो क्या नाम था, चंगेज खान का रिलेटिव था। आई थिंक उसका बेटा था हलाकू खान। ठीक है, तो उसका पौत्र जो था उल्लू खान के नेतृत्व में हुआ था। दो मंगोल आक्रमण इसके समय और भी हुए थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण आक्रमण थे, एक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, एक उल्लू खान के नेतृत्व में। यहाँ पे देखोगे जलाउद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये मंगोल जो थे ना उनका धर्म इस्लाम नहीं था। चंगेज खान भले ही उनको कहते हैं, लेकिन चंगेज खान वॉज नॉट मुस्लिम। ठीक है, चंगेज खान का अपना एक अलग धर्म था। ठीक है, ध्यान में रखना, उनको कोई भी इस्लाम धर्म से चंगेज खान का कोई लेना देना नहीं था। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मंगोलों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था इसके समय, खिलजियों के समय में। ठीक है, इसलिए मंगोलों को कौन सा मुसलमान कहा गया? नवीन मुसलमान कहा गया। और दिल्ली के पास आप देखोगे एक नया बस्ती इन्होंने बसा दिया था जिसको मंगोलपुरी कहते हैं, फिर मुगलपुरी कहते हैं। अभी भी ये जगह है। ठीक है, और ये लोग करते क्या थे? तो ये लोग अलाउद्दीन के खिलजी के सेना में काम करते थे। ठीक है, हालांकि बाद में मतभेद हो गया था। रीजन क्या था? लूट का जो धन जो था ना, जिसको खम्स कहा जाता था, उसको बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका मतभेद हो गया था। ठीक है, तो खिलजियों के समय मंगोलों ने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म को स्वीकारा, इसलिए इनको नवीन मुसलमान कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जलाउद्दीन के शासन काल में क्या होता है। जलाउद्दीन के शासन काल में देवगिरी जो कि साउथ में पड़ता है, वहां पे सफल अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? देवगिरी पे आक्रमण करता है और वहां पे उसको बहुत सारा संपत्ति हाथ लगता है। ठीक है, और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पे आक्रमण होता है उस समय वहां का शासक जो था रामचंद्र देव था, जो कि एग्जाम में पूछता है। जलाउद्दीन खिलजी अभी खिलजी वंश का शासक है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके सेना में क्या है, सेनापति की भूमिका पे है। देवगिरी पे आक्रमण करता है। देवगिरी दक्षिण भारत में है। वहां पे जब आक्रमण करता है तो क्या होता है, वहां पे बहुत अधिक संपत्ति हाथ लगती है और वही संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किलो किलो खरी के किला में ही क्या होता है ना, उसे बहुत ही चकमा देकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी को हत्या कर देता है। ठीक है, मतलब देवगिरी के बाद तुरंत ही हत्या होती है इसकी। ठीक है, जिस समय देवगिरी पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था।
साल था 1296, ठीक है। नाम था अली गुसार्फ, ठीक है। अली गुसार्फ की बात करेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था, ओरिजिनल नाम था। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन इसने नाम रखा था, ध्यान में रखना, ठीक है। तो सुल्तान ने जलालुद्दीन को कहाँ पे बुलाया, तो करा मानिकपुर में बुलाया, ठीक है। करा मानिकपुर में बुलाया तो भाई साहब लूट का धन लाया, चलिए बांटा जाए इसको, देखिए क्या क्या लाया। वहां पे गला मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी, ठीक है। सत्ता पे अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। तो अपने चाचा का ही हत्या कर दी, ठीक है। ससुर भी था। मूवी जो आई थी क्या नाम था, पद्मावत, उसमें दिखाया हुआ है ना, उसकी हत्या मलिक कफूर ने की, जो कि गलत है, ठीक है। हत्या अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, हालांकि उसके और भी सहयोग थे, लेकिन मलिक कफूर का कोई रोल नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना। बचपन का क्या था, तो अली गुसार्फ, ठीक है। कहाँ पे हत्या हुई थी, तो करा मनिकपुर, करा इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है। करा मनिकपुर के किला में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शासक रहेगा, लगभग 20 वर्षों तक इसने अकेले शासन किया। टोटल खिलजी वंश आपको मिलेगा 30 वर्षों का, जिसमें से 20 वर्षों का प्रशासन जो था अलाउद्दीन खिलजी के पास था। कब से कब तक है, तो 1296 में हत्या किया जलालुद्दीन खिलजी का, और गद्दी पे बैठा 1316 तक आपको ये दिखेगा, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, तो अली गुसार, ध्यान में रखना है। भतीजा था, किसका भतीजा था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन के पिता के मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उसका पालन पोषण किया, और बाद में उसे अपना दामाद भी बना दिया, ठीक है। पुत्री का नाम क्या था, तो नूरजहां, ठीक है। नूरजहां नाम था, जहां तक मुझे ध्यान है नूरजहां, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था, नूरजहां का एक और भी नाम था ना, या तो नूरजहां होगा, कि उसी से मिलता जुलता कुछ इसका नाम था इसके पत्नी का, ठीक है। हम लोग देख लेंगे आगे, मैं भी कहीं इसमें दिया भी हूँ। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसे इलाहाबाद जिले में बड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन को दे दी। माना जाता है कि अलाउद्दीन शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। जैसे ही उसे राजगद्दी हथियाने का मौका मिला, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। कहाँ पे, तब करा मानिकपुर में, और अपने सर आप को सुल्तान नूरजहां का घोषित किया। दूसरा नाम और मेहरुन्निसा था। और हाँ, तो मेहरुन्निसा ही था इसके पत्नी का नाम, सॉरी, वो नूरजहां मुझे ध्यान में आ रहा था, मेहरुन्निसा था, ठीक है। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मेहरुन्निसा इज द राइट आंसर, आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसने जो उपाधि धारण की उसका नाम था सिकंदर ए शानी। क्या नाम था इसका, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। पूछता है ये, सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि की, ठीक है, इसे दूसरा सिकंदर भी कह सकते हो, या फिर सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। सिंहासन कैसे प्राप्त हुई, तो जलालुद्दीन की हत्या का पश्चात अलाउद्दीन ने तुरंत गद्दी प्राप्त न हो सकी। जो ही मलिका जहां जलालुद्दीन की पत्नी को अपने पति की हत्या का समाचार मिला, उसने अपने छोटे पुत्र कदर खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया, और अपने बड़े पुत्र अरकली खान को मुल्तान से बुलाया, ठीक है। जैसे ही पता चला से जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई है, तो मलिकाए जहां कौन है, जलालुद्दीन की पत्नी है, अलाउद्दीन की सासू माँ हुई। तो उसने अपने पुत्र को क्या किया, गद्दी पे बैठा दिया, जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन इब्राहिम, ठीक है। अरकली खान की बात करेंगे, ये जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था, उसको भी बुलाया। अलाउद्दीन अभी करा में ही था, जैसे ही उसे इस घटनाक्रम का पता चला, बिना समय नष्ट किए अलाउद्दीन करा से दिल्ली की ओर बढ़ा, और उसने मार्ग में लोगों को सोने एवं चांदी के टुकड़े और सिक्के बांटे, ठीक है। दक्षिण विजय से लाए हुए धन इस वित्तन से लोगों को अलाउद्दीन की ओर आकृष्ट किया, मतलब लोगों को अपने तरफ मिला लिया। दक्षिण विजय से इसको काफी अधिक धन मिला था। कहां पे आक्रमण किया था दक्षिण में सबसे पहले, बताया था ना, देवगिरी में, ठीक है। शासक कौन था देवगिरी का जिस समय आक्रमण किया, राम चंद्र देव, याद रखना, ठीक है। तो काफी अधिक पैसे मिले थे, तो लोगों में इसने क्या किया, बांट दिया, ठीक है, ताकि मतलब क्या, लोगों का समर्थन इसको मिले, ठीक है। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा कि विद्रोह असंभव है, तो अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की ओर भाग गया, ठीक है ना। अलाउद्दीन दिल्ली में प्रवेश किया, और अक्टूबर 1296 में विविध पूर्वक उसका क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ।
अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहेगा ना, इनके समय एक्सटेंशन जो होता है दिल्ली सल्तनत का बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली आप देखोगे तो साउथ में, ठीक है। तब इनका देखेंगे राजनीतिक अभियान को दो क्रम में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले किस क्रम में बांटोगे, तो उत्तर भारत का विजय, ठीक है। एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा दक्षिण भारत का विजय, ठीक है। उत्तर भारत के विजय में ज्यादातर यही इसी का रोल होगा, खुद जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत का विजय का श्रेय जाता है इसके सेनापति का नाम, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था एक सेना नायक था, ठीक है, ध्यान में रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था इसके लिए। और इसको खरीदा गया था, ठीक है। इसको 1000 दिनारी कहते हैं क्योंकि 1000 दिनार में इसको नुसरत खान ने खरीदा था, ध्यान में रखना। किसने खरीदा था, नुसरत खान। आई थिंक ये 17वें बीपीएससी में पूछा भी था ना। तो इसको खरीदने का काम जो था नुसरत खान ने किया था। नुसरत खान वन ऑफ द इसी के सेना में वो भी एक सेना नायक के तौर पे ही था, ठीक है। तो ध्यान रखना नुसरत खान का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्टली नहीं खरीदा था, इसको खरीदा गया था नुसरत खान के द्वारा। और नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था, गिफ्ट किया था, ठीक है। समझ रहे हैं ना, तो एक तरह से गुलाम बोल सकते हो आप। बीपीएससी ने इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में रखा था, नुसरत खान भी आई थिंक ऑप्शन में रखा था। अब फाइनल आंसर नुसरत खान ही लिया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना, फिर कभी भविष्य में गलती नहीं करनी है। गुजरात का राज्य उपजाऊ भूमि और व्यापार के कारण समृद्ध था, जाहिर सी बात है। गुजरात में क्या समुद्र है तो व्यापार तो होगा ही। अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक क्या था, रायकन था। अब ध्यान में रखना जहां पर भी आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो वहां का लोकल शासक का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो जिस समय गुजरात पे आक्रमण होता है तो उस समय वहां का लोकल शासक क्या होगा, रायकन था, ठीक है। इस राज्य पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने दो दिशाओं से सेना भेजी, उल्लू खान को सिंध की ओर से तथा नुसरत खान को राजपूताना के मार्ग से भेजा, ठीक है, ध्यान में रखना। गुजरात का शासक रायकन इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, वह दक्षिण की ओर भाग गया। रायकन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली, ठीक है, वही रामचंद्र देव जिसपे ऑलरेडी पहले भी आक्रमण कर चुका था। सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों एवं सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है। ये सूरत काफी इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान में रखें, इसको मक्का का द्वार कहते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 69वीं बीपीएससी में पूछा था। मक्का के द्वार के नाम से किसे जानते थे, सूरत को जानते थे, ठीक है। सूरत जो रहेगा मुगल काल में भी आगे चल के देखोगे सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक लाभ काफी अधिक होता था। ये मक्का जाने के लिए सूरत के बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसलिए शिवाजी दो बार सूरत को लूटते, एक बार 1664 में, एक 1670 में लूटेंगे, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूरत काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, मक्का के द्वार के तौर पे सूरत को मिडाइवल इंडिया में जानते हैं। तो ये सुल्तान की सेना ने गुजरात के विजय के बाद क्या सूरत को भी लूटा। सूरत को लूटा, क्यों लूटा, क्योंकि व्यापारिक जगह था, काफी प्रोस्पर, काफी ये समृद्ध जगह था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। इस राज्य के खंबात बंदरगाह के आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक कफूर को नुसरत खान ने खरीदा था, यहाँ पे हूबहू दिया हुआ है, ठीक है। लोग इसमें भी उस समय काफी हल्ला गुल्ला हुआ था, तो कह रहे थे नहीं इसमें अलाउद्दीन खिलजी क्यों नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन इसको जब गुजरात विजय के दौरान, ठीक है, यहाँ पे एक हिंदू किन्नर था, हिंदू था मलिक कफूर, इसको खरीदा गया था नुसरत खान के द्वारा, ठीक है। अब बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया है, ठीक है। ये जो मलिक कफूर जो होगा आगे चल के दक्षिण विजय का श्रेय जो था इसी को जाता है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण विजय का सारा अभियान जो था ये खुद लीड करेगा। इसको 1000 दिनारी कहते थे क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। अब आते हैं रणथंबोर पे आक्रमण, ये काफी इंपॉर्टेंट आक्रमण रहेगा। रणथंबोर राजपूताना का सबसे शक्तिशाली राज्य बना माना जाता था, यह पहले दिल्ली राज्य का अंग रह चुका था, ठीक है। रणथंबोर ध्यान में रखना। और यहाँ का जो राजा जो था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ का राजा हम्मीर देव था, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। गुजरात का कौन था, अभी जब आक्रमण हुआ गुजरात पे तो वहां का शासक क्या बताया था, रायकन, ठीक है, ध्यान में रखना, सारा शासक का नाम ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे शासक हमीर देव था, ठीक है। कौन कौन गया यहाँ पे, तो सुल्तान ने रणथंबोर पर आक्रमण के लिए उलुग खान एवं नुसरत खान को भेजा। माना जाता है लगभग 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है। लेकिन एक कहानी सुना है ना आपने, घर का भेदी लंका डाही, क्या होता है, घर का लंका नहीं, ये होता है ना घर का भेदी लंका डाही, ठीक है, वही। यहाँ पे हमीर देव का प्रधानमंत्री जो, हाँ, रनमल, ठीक है, रनमल जो था सुल्तान से मिल गया
किला में कैसे प्रवेश करेंगे ना, उसका वो ना सीक्रेट जो फॉर्मूला था दे दिया, क्योंकि रणथंभौर किला को भेदना बहुत मुश्किल था, लेकिन रणमल ने सारा वो तरीका बता दी से किला में कैसे प्रवेश करोगे। ठीक है। राणा हमीरदेव युद्ध में वीर गति को प्राप्त किए, बहुत बहादुर थे। इन्होंने रायकंड की तरफ भागे नहीं। ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम था उसका, रामचंद्र देव की तरफ वो उसने भी समर्पण नहीं किया। खूब बहादुर से लड़े। हमीर देव जो थे वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है। अभी आप जाओगे राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो इनका बड़ा नाम है। राजस्थान के फोल्क सॉन्ग जो होता है, गूगल पे सर्च करना, तो उनके गानों में हमीर देव का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सुल्तान की तरफ से एक प्रमुख सेनापति मारा गया था, नुसरत खान, एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति नुसरत खान किस अभियान में मारा गया था? तो ध्यान में रखना, क्या बताओगे आप? रणथंभौर अभियान। ठीक है। कौन सा? रणथंभौर। ठीक है। कब हुआ था? 1301 में। ठीक है। ध्यान में रखना। हमीर राष्ट्रों के अनुसार हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर, जौहर होता था जो महिलाएं जो आग में कूदकर जान दे देती थी, तो वो। ठीक है। हमीर रासो, ध्यान में रखना, एक किताब है जो कि हमीर जी के बारे में बताता है। तो उसके अनुसार जौहर कर ली थी। जैसे ही मतलब क्या था, लूटपाट होता था, उसके बाद इस्लामी सेना जो थी, ठीक है, जब प्रवेश करती थी किला में, तो महिलाएं अपनी इज्जत को क्या बोलते थे, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो कूद जाती थी। ठीक है। आग में, उसको जौहर करना बोलते थे। मुख्य रूप से राजपूतों में बहुत अधिक प्रचलन था जौहर का। ठीक है। इस अभियान में प्रसिद्ध कवि लेखक अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। उसने रणथंभौर के किले और उसकी रक्षा व्यवस्था का सजीव वर्णन किया। ठीक है। अमीर खुसरो, जिसको तूतीय हिंद के नाम से बोला जाता है, ठीक है, एक नंबर का चापलूस व्यक्ति था ये। इसने 7 से 8 शासकों के साथ इसने समय बिताया है। ठीक है। ध्यान में रखना, लेखक तो अच्छा था, लेकिन दो तरह के लेखक आपको मध्यकालीन भारत में आपको देखने को मिलेंगे। एक जो होते थे विद्रोही होते थे। ठीक है। उनको राजपाट से उनको कोई लेना देना था। ठीक है। शासक जब बोलता था और मिलो हमसे, दरबार में आकर सीधे विद्रोह कर देते थे। बोलते थे अगर उसको मिलना है, सुल्तान को मिलना है, तो मेरे पास आए, मेरे कुटिया में, मैं उनके पास क्यों जाऊं। एक व्यक्ति था अमीर खुसरो जैसे। ठीक है। उनको हमेशा क्या चाहिए? राज्य का प्रश्रय चाहिए था। ठीक है। तो ये थोड़ा चपलेबाजी करने में माहिर थे अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये रणथंभौर अभियान में थे, और ध्यान में चित्तौड़ अभियान में भी थे, दोनों जगह पे थे। ठीक है। ध्यान में, चित्तौड़ में भी थे और उसमें भी थे। तो रणथंभौर के अभियान के बाद, ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। जिस समय चित्तौड़ पे आक्रमण किया, यहाँ का राजा जो था राणा रतन सिंह थे। ठीक है। इसी के ऊपर बंसाली ने फिल्म बना दिया पद्मावत, जिसमें राणा रतन सिंह का रोल आपने देखा होगा, शाहिद कपूर ने किया था। ठीक है। तो उस समय चित्तौड़ की विजय इसने 1303 में की। ठीक है। यह भी एक राजपूत राज्य था, ध्यान में रखना, रणथंभौर के जैसा ही। रणथंभौर के पश्चात 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है पद्मावत में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? पद्मावत। उसमें आपको ये देखने को मिलता है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। फिल्म में भी देखोगे तो चमचागिरी करते हुए दिखा गया। एक्चुअली में भी ये व्यक्ति ऐसा ही था। हालांकि इस व्यक्ति का एक दो चीजें, अच्छी चीजें भी है, पॉजिटिव चीजें भी बता दो, तो ये पहला ऐसा, ठीक है, मुस्लिम लेखक था उस समय का, जो कि अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहता था। ये कहता था मुझे तुर्क कहलाने का कोई शौक नहीं है, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, जिसका पैदा भारत में हुआ है। ठीक है। हिंदुस्तान में मेरी पैदा हुई है, मैं ये चीजों को मैं गर्व के साथ कहता हूँ। ठीक है। मुझे तुर्क कहलाने का कोई मतलब वो शौक नहीं है, अभिमान नहीं है। ठीक है। और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे ये। और हिंदी भाषा को इसने काफी अधिक प्रचलन में भी लाया था। ठीक है। तो हिंदी को इन्होंने बहुत अधिक प्रश्रय दिया था अमीर खुसरो। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, लेकिन हाँ, बहुत सारी और भी चीजें थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, रणथंभौर की तरह यहाँ पर भी। और इस समय आप देखोगे तो जो शासक जो था यहाँ पे चित्तौड़ का कौन थे? तो ध्यान में रखना, आप कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। इस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। ठीक है। ध्यान में रखना, चित्तौड़ ने राणा रतन सिंह की घेराबंदी 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ के शासक अपने बेटे खिज खान को नियुक्त किया। ध्यान में रखना, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। काफी 7 महीने तक घेराबंदी करके रखा था। एक्चुअली में हुआ क्या था,
किले के अंदर क्या होता था ना, एक पूरा एक देश जैसा ही था, लेकिन क्या होता है कि लिमिट में ही भोजन अंदर हो सकता था ना। 6-7 महीना तक के बाद किला को इसने फतह कर लिया, बड़ी सेना थी इसके पास, और उसका नाम बदल दिया, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया, और अपने बेटा खिज खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारलंग में परास्त किया था, ये भी आप ध्यान में रखो, छोटी सी सेना थी। मालवा विजय आते हैं, ये भी एक राजपूत राज्य था। मालवा विजय 1305 में करता है, ध्यान में रखना। चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसने मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है, ध्यान में रखना। अलाउद्दीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप सुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए 1305 में भेजा, जहां उसे प्रारंभ में कठिन प्रतिरोध झेलना पड़ा, किंतु अंत में आइन उल मुल्क का किले पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरिया, जालोर पर भी, ठीक है, सुल्तान का अधिकार हो गया। सबके सब राजपूत राज्य थे, ध्यान में रखना। तो 1301, 1303, 1305 ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं सिवाना का विजय की बात करेंगे ना। 1308 में सुल्तान ने सिवाना को जीतने का प्रयास किया। सिवाना के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः वह मारा गया। कमलाउद्दीन गुर्ग को शेवान, जो कि मारवाड़ का शासक नियुक्त किया गया। तो ध्यान में, सिवाना से तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ से प्रश्न चित्तौड़ विजय पूछ देते हैं, शासक का नाम, रणथंभौर से शासक का नाम पूछ देंगे। तो एटलीस्ट ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, साल भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट पूछते हैं, या फिर स्टेटमेंट वाइज दे देंगे तो ध्यान रखना। जालोर विजय, ध्यान में रखना, जालोर विजय राजस्थान में जालोर पड़ता है। यहाँ का शासक कौन था? कान्हन देव था, ठीक है। परास्त होते हैं, जालोर की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान के विजय को पूर्ण कर दिया, ठीक है। तो आपका नॉर्थ इंडिया हो गया। अब चलेंगे साउथ में, ठीक है। साउथ में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत के विपरीत यहाँ अप्रत्यक्ष शासन, क्योंकि प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार से साम्राज्य का अस्तित्व प्रभावित होता है। अब देखो, दक्षिण भारत क्या पड़ेगा, दिल्ली से प्रशासन करना। दक्षिण भारत तो दूर पड़ेगा ना, जैसे चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, क्या है, दिल्ली से काफी पास है। तो यहाँ पे मतलब इसका टेक्निक क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ के शासकों को जीतेंगे और यहाँ पे क्या कर अपने किसी व्यक्ति को बैठा देंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से क्या है, काफी अधिक पास है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रशासन करता था खिलजी। लेकिन जो दक्षिण भारत जो काफी दूर था, यहाँ पे डायरेक्ट प्रशासन करना मुश्किल था। तो दक्षिण भारत के शासकों को क्या किया, इसने जीता, ठीक है। जीतने के बाद बोला से ठीक है, हम तुमको जीत लिए, लेकिन तुम स्वतंत्र हो, ठीक है, तुम प्रशासन करो, लेकिन मेरे बिहाफ पे करो। तो दक्षिण भारत के शासकों को ये हत्या नहीं करता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली क्या था, प्रशासन चलाना नहीं था, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया पे डायरेक्ट रूल करेगा, क्योंकि मान लीजिए दक्षिण भारत के शासक को आप जीते और उसकी हत्या आपने कर दिया, ठीक है, वहां पे किसी व्यक्ति को बैठा दिया, ठीक है। और जैसा ही वहां से वापस दिल्ली की ओर आएगा, तब तक वहां पे विद्रोह हो जाएगा, और इसका जो व्यक्ति जो वहां पे बैठा हुआ था उसकी हत्या कर दी जाएगी, सेना को मारकर भगा दिया जाएगा। तो बेटर इसने क्या सोचा, से दक्षिण भारत को शासकों को जीतेंगे, उसको अधीनता स्वीकार करवा लेंगे और बोलेंगे से तुम मेरे बिहाफ पे क्या करो, प्रशासन को चलाओ और समय समय पे मुझे पैसे देते रहना, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल जो था इसका दोनों तरफ। नॉर्थ इंडिया में डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका आदमी जो था, मतलब इसका कोई भी, इसका पुत्र हो जाए, फिर रिलेटिव हो जाए, फिर सेनापति हो जाए, वो डायरेक्ट रूल करता था। और साउथ इंडिया में डायरेक्ट रूल नहीं था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। मध्ययुग का पहला शासक जिसने विंध्य पार किया, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण विजय की अथाह संपदा को हासिल करना था। ये विंध्य पर्वत, ठीक है, ध्यान रखना, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी, ठीक है, ध्यान में रखना, ये दोनों चीज ध्यान रखिए। दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में था, नर्मदा को पार कर लेते तो आप दक्षिण भारत में चल जाओगे, विंध्य पर्वत को पार करोगे तो दक्षिण भारत में चल जाओगे, ठीक है। तो मध्यकालीन पहला शासक था जिसका ध्यान दक्षिण भारत की तरफ जाता है। अब बात करें दक्षिण भारत का विजय का पर्पस क्या था, बहुत दूर था, क्या जरूरत था, प्रशासन चलाना तो कोई इसका था नहीं, लेकिन वहां पे संपत्ति बहुत अधिक था, स्पेशली खास करके मंदिरों में संपत्ति बहुत अधिक था। तो संपत्ति को मतलब क्या करना, प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था दक्षिण विजय, ठीक है। और इसका श्रेय किसे जाता है, मलिक कफूर को जाता है। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी बर्नी के द्वारा, ठीक है, बर्नी के द्वारा किताब लिखा हुआ जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट किताब है, पूछता है, ठीक है। अमीर खुसरो की रचना ख्याजन उल फुतू एवं इसामी की, ठीक है, इसामी की रचना
फुतू उस सलातीन से मिलती है। ये सारा किताब इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। जहां पर भी पुस्तक मिले ना उसको हाईलाइट कीजिएगा या फिर उसको नोट कर लीजिए। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है, अमीर खुसरो की रचना खजायन उल फुतू, इशामी की रचना फुतू उल उस सलातीन, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करेंगे, देवगिरी, ठीक है, ध्यान रखना देवगिरी पे इसने 2 बार आक्रमण किया था। सुल्तान बनने से पहले जलाउद्दीन खिलजी के समय में 1296 पे भी आक्रमण किया था, और अब भी जाके 1307 में भी देवगिरी पे आक्रमण करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 1296 में सुल्तान बनने से पहले भी किया था ना, मैंने बताया था। उस समय भी शासक वहां का कौन था? रामचंद्र देव ही था। रामचंद्र देव ने प्रॉमिस किया से भाई साहब आक्रमण वगैरह कर दिए, ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपको कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में उसने कर देना बंद कर दिया, इसलिए 1307 में जाके सुल्तान बनने के बाद, ठीक है, रामचंद्र देव के ऊपर फिर से आक्रमण करता है और पराजित करता है, ठीक है। एक कारण और भी था। एक कारण रायकन पे जब आक्रमण किया था, गुजरात के शासक रायकन पे जब आक्रमण किया था, रायकन भाग के कहा चला गया था? रामचंद्र देव के पास चला गया था। तो इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी को क्या था, गुस्सा था, क्योंकि जो भगोड़ा शासक जो है उसको उसने क्या किया, शरण दिया है, ठीक है। तो दोनों कारण था, टैक्स देना बंद कर दिया था और रायकन को शरण दी थी, इस वजह से आक्रमण करता है। किसे भेजा? तो मलिक कफूर को भेजा, ठीक है। मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को मतलब क्या क्या पराजित किया, ठीक है, और उसे मतलब क्या किया, दिल्ली भेज दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, हत्या तो करना नहीं था, क्योंकि भाई दक्षिण भारत को आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ मतलब ध्यान में रखना है क्या किया, अच्छा व्यवहार किया और उसे बोला सो राय रायन की उपाधि दी और उसका राज्य को वापस कर दिया। लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। किसको बोलते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर रामचंद्र देव की हत्या कर देता तो भी देवगिरी को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देवगिरी पे रूल करना दिल्ली से आसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए अच्छा व्यवहार किया, राय रायन की उपाधि दी और उसको रामचंद्र देव को क्या किया, बोला से जाइए आप जाके देवगिरी को संभालिए, ठीक है। रामचंद्र देव इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत अधिक संपत्ति भी देता, उसके बाद कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है, ठीक है। और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित करता है से भाई साहब आप अधीनता स्वीकार कर लो, अलाउद्दीन खिलजी वाज अ गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके, रामचंद्र देव, ठीक है। अब आते हैं बारलंग। बारलंग की बात करेंगे, अभी तो कर्नाटक में पड़ता लेकिन उस समय तेलंगाना में था। तो 1303 में बारलंग के असफल अभियान के कलंक धोने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 1310 के बीच मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 1303 में बारलंग को जीतने का प्रयास किया था, उसमें काकतीय वंश का शासक था, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी को सेना को काकतीयों ने हरा दिया था, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत में एक ही आप देखोगे, एक ही ऐसा वंश था जो कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सेना को पराजित किया, वो बारलंग के काकतीय थे, ठीक है। उसी का आप देखोगे तो एक कलंक लगा हुआ था, हार गया, तो 1309-10 में फिर से मलिक कफूर को भेजा। इस युद्ध अभियान में मलिक कफूर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की सहायता भी प्राप्त हुई। अब ये रामचंद्र देव ना, ये दक्षिण भारत में हर जगह मलिक किसको सपोर्ट करेगा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। मलिक कफूर और वारलंग के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच लड़े गए युद्ध में जल्द ही प्रताप रुद्रदेव को समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके उसने भी वारसी कर देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। ध्यान में रखना, ये वहां का शासक कौन था, तो ये प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। किस वंश से संबंध था, काकतीय, ठीक है ना। शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और उसमें गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक कफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रताप रुद्रदेव खुद नहीं गया, उसने क्या किया, सांकेतिक रूप से आत्मसमर्पण किया। सांकेतिक रूप से आत्मसमर्पण करने का मतलब क्या है, अपनी मूर्ति को सोने के रूप में, मतलब सोने का मूर्ति बना दिया जिसमें वो खुद था, उसमें गला में क्या किया, सोना का एक जंजीर पहना लिया, ठीक है, तो हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे आप देखोगे एक खान था, गोलकुंडा का खान, वहां से एक बहुत ही नया चीज प्राप्त हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, कोहनूर हुरा, यहीं पे मिला था। किसको मिला था, मलिक कफूर को मिला था। किससे मिला था, तो प्रताप रुद्रदेव से मिला था, ठीक है। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी कभी हम लोग देखेंगे। अब आते हैं पांड्य राज, यह भी दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत के अंतिम राज्य में था। और यहाँ का जो ध्यान में रखना है, अपने अभी एक फिल्म में आया था,
PS4 करके, आई थिंक बहुत बकवास फिल्म है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है बताना चाहिए। PS4 करके किसी ने देखा था क्या? PS4 PS3 करके ऐसा ही कुछ था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। PS4 करके आया था, गूगल करना पता चल जाएगा। वहां पे सुंदर पांडे के बारे में दिखाया हुआ, वीर पांडे के बारे में दिखाया हुआ। ठीक है, दोनों भाई थे। पांडे राज की गद्दी के लिए दोनों में क्या था, मतभेद हो रहा था। ठीक है, गृह युद्ध चल रहा था सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में। ठीक है, सुंदर पांडे अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1311 में मलिक कफूर को आक्रमण के लिए वहां भेज दिया। कपूर ने जल्द ही पांडे राज्य की राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया। वीर पांडे वहां से भाग खड़ा हुआ। मलिक कफूर ने नगर में लूटपाट की, अनेक मंदिर नष्ट किए, अपने साथ वह लूट का अपार धन संपत्ति लाया। इसके पूर्व कभी नहीं लाया था। ठीक है, मतलब काफी अधिक। मदुरई राज्य जो था काफी संपन्न था, स्पेशली मंदिर थे, और मंदिर में क्या होता था, धन होता था। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर में अभी भी बहुत धन है। ठीक है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है, क्योंकि देवगिरी पे रामचंद्र देव का मृत्यु हो जाता है, जो कि बहुत ही आज्ञाकारी था अलाउद्दीन खिलजी का। उसका पुत्र जो शासक बना, ठीक है, ध्यान में रखना है, शंकर देव। और शंकर देव जो शासक बनता है तो टैक्स देना बंद कर दिया। गुस्सा आता, दिल्ली के शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता, 1313 में सुल्तान ने मलिक कफूर को पुनः देवगिरी पे आक्रमण के लिए भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया। यहाँ पर काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। ठीक है, तो ये शंकर देव जो था विद्रोही था, किसका पुत्र था? तो ध्यान में रखना, रामचंद्र देव का पुत्र था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय एक तरफ तो ये अपने साम्राज्य को एक्सटेंड कर रहा था, दक्षिण में, नॉर्थ में, सब जगह। लेकिन मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, मंगोल जो था मध्य एशिया की एक जाति थी, जो अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात थी। कहते हैं से मतलब, ध्यान में रखना, मंगोल जहां भी जाते थे उस क्षेत्र को केवल लूटते ही नहीं थे, वहां का तहस नहस कर देते थे। मतलब तो समझिए ना, लगभग 80 to 90% जनसंख्या वहां का समाप्त हो जाता था, मंगोल जिधर से भी गुजर जाए। मंगोली की नजर भारत की समृद्धता पर भी थी, तथा इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगोलियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर कई बार हमले किए। इसी क्रम में 1296 से 1360 के बीच में मंगोलियों ने आक्रमण किए। 1296 में तो कौन शासक था? जलाउद्दीन खिलजी ही था। जलाउद्दीन खिलजी शासक था। अब मंगोल आक्रमण हुआ तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद मंगोल आक्रमण को लीड कर रहा था। 1307-8 के बीच में मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर कुल 7 बार आक्रमण किया। कहीं पे 7 मिलेगा, कहीं पे 8 मिलेगा, ये पूछते भी है। इस डाटा के साथ थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन अभी 7 मान के चलिए, क्योंकि ऑथेंटिक कई जगह पे मैंने 7 देखा है, कुछ जगहों पे मैंने 8 बार भी देखा है। ठीक है, तो अगर पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कितने बार मंगोल आक्रमण हुए, तो 7 बार होते हैं, 1296 से लेके 1307-8 तक। ठीक है, 7वां आक्रमण को मतलब क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक पराजित किया तथा दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाए रखा। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल सैन्य आक्रामकता का सहारा लिया, बल्कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए। उत्तरी पश्चिमी सीमा का मतलब कौन सा मानते हैं? नॉर्थ नौ NWF जो था। ठीक है, मतलब अभी जो आप देखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह पे, एक तरफ ईरान होगा, एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ पाकिस्तान। ठीक है, ये NWF बोला जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान तो उस समय भारत का हिस्सा था, तो ईरान इधर है। ठीक है, इधर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर आपका पाकिस्तान होगा। इसको NWF बोला जाता है। 3 3 देश के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनती है। अभी फिलहाल की बात करा, उधर से ही आक्रमण होता था। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, तो अलाउद्दीन ने पृथक एवं स्थायी सैन्य टुकड़ी को तैयार किया, दीपालपुर एवं मुल्तान जैसे सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत की। साथ ही अलाउद्दीन ने अपने कुशल सेनापति, जिसमें जफर खान था, गाजी मलिक इत्यादि को मंगोलों के विरुद्ध सैन्य अभियान में लगाया। इसके अतिरिक्त मंगोल से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने अनेक पुराने किलों की मरम्मत भी करवाई थी। 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाकर उसकी किलाबंदी की। ठीक है, ध्यान रखें, दिल्ली में ही पड़ता था सीरी का किला। इस प्रकार अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को मंगोलों की बर्बरता से बचाया था। ठीक है, मंगोल ने डायरेक्टली आप देखोगे दिल्ली पे कभी आक्रमण नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत अधिक सुधार भी हुआ था, उसको हम लोग जरा देखते हैं। एक प्रशासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर KS लाल के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था। उसके नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा। कौन कहते हैं?
इसके लाल बहुत सारा नवीन विचार लेकर नया नया प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली बिल्कुल ही नया प्रयोग था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले शासन का केंद्रीयकरण, ये समझिएगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इसके समय एक विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब मान लीजिए शासन है, ठीक है, तो शक्ति एक के पास नहीं रहेगा, कुछ शक्ति इधर चला गया, कुछ शक्ति इधर चला गया, उस शक्ति इधर चला गया। अब यहाँ हमारे देश में क्या शासन का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका के पास अलग शक्ति है, व्यवस्थापिका के पास अलग है, न्यायपालिका के पास अलग है। लेकिन अगर शासन का केंद्रीयकरण हो जाएगा तो सेंटर में जो लोग बैठे होंगे सारा शक्ति उसी के पास होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, शासन का केंद्रीयकरण किया और ज्यादातर शक्ति को क्या किया, अपने पास रखा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा पहला सुल्तान जिसने उलेमाओं वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य के नियंत्रण स्थापित किया। ध्यान में रखना, उलेमा जो होते थे वो अपने हिसाब से चीजों को करते थे और कोशिश करते थे सुल्तान जो है से केवल उनको सुने। ठीक है, और वो धर्म के अनुसार मतलब क्या करे, अपने राज्य को चलाए। और धर्म जो रहेगा फ्री रहेगा, राज्य का कोई नियंत्रण मतलब धर्म के ऊपर नहीं होगा। लेकिन इसने ऐसा किया तो धर्म को, धर्म पर मतलब राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। हमारे यहाँ भी क्या, अभी धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष होने के कारण हमारे देश में देखिए धर्म पर राज्य का नियंत्रण नहीं है, पर सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रिलीजन को फॉलो करेगा और किसी जगह पे जाकर पूजा करेगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, उलेमाओं को पूरा टाटा बाय बाय कर दिया, भाई तुम्हारी सबसे चीजें नहीं चलेगी, हम डिसाइड करेंगे, जैसे चाइना में होता है। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमील उल मुमिन कहा। ठीक है, अब आते आगे। अलाउद्दीन निरंकुशता में विश्वास करता है। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, निरंकुशता का मतलब होता है सारा शक्ति मेरे ही अधीन रहेगी। ध्यान में रखना, ठीक है, और जो व्यक्ति जो है मेरे खिलाफ जाएंगे उनका क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा, और भी निर्ममता पूर्वक। उसने अपने विरोधियों को निर्ममता पूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। सुल्तान की सहायता के लिए नाम मात्र का एक मंत्री परिषद भी था, ध्यान में रखना है, लेकिन वो करता वही था जो उसका मन करता था। मतलब मंत्री परिषद तो था, ध्यान में रखना, किंतु उन्हें केवल सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, और वो कुछ नाम मात्र के थे। ठीक है, सुल्तान ने अमीरों का दमन करके साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, क्योंकि अमीर एक काम था। ठीक है, अमीर क्या करते थे ना, जब वो अमीर को कोई भी सुल्तान मजबूत होने क्यों देगा, क्योंकि अमीर के पास क्या है, ऑलरेडी संपत्ति भी है, उनके पास सेना भी है। ठीक है, तो वो जब बहुत सारे अमीर जब बढ़ जाते थे किसी राज्य में तो सुल्तान के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चला, अमीरों को मतलब क्या किया, बाहर किया, उसकी जगह पे जो आम लोग जो थे, निम्न लोग जो थे, उनको मतलब क्या किया, सत्ता में लेकर आया। अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करता था। ठीक है, इसलिए उसका शासक जो था पूरी तरीके से निरंकुश था। न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो न्याय व्यवस्था का जो अधिकारी जो होता था उनको काजी वगैरह कहते थे। लेकिन आप देखोगे काजी उल कजा क्या बोलते थे, ध्यान में रखना, इनके समय या फिर पूरे मेडाइवल में जो न्याय व्यवस्था का जो सबसे उच्च अधिकारी होगा ना, काजी उल कजात। लेकिन जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति था न्याय अधिकारी, वो खुद ही सुल्तान हुआ करता था। लेकिन और सब अगर अधिकारी में देखोगे तो काजी उल कजात है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सुल्तान है। ठीक है, लेकिन सुल्तान को भी जो आवश्यकता होती थी, इस व्यक्ति ने इस दंड को किया, इनको सॉरी इस जुर्म को किया, इसको कौन सी सजा दिया जाए, तो काजी उल कजात से वो एडवाइस ले सकता है, जस्ट लाइक अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन ने परिस्थितियों के अनुसार जिन नियमों को उचित समझा उसे ही न्याय का आधार बनाया। ठीक है, अलाउद्दीन के काल में दंड विधान अत्यधिक कठोर थे। संदेह होने पर अधिकारियों के साथ साथ सहयोगों को भी मृत्युदंड तथा अंग भंग का दंड दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म किया, ठीक है, उसको तो सजा मिलेगा, लेकिन उसको रिलेटिव को भी, ठीक है, या फिर उनके जो सहयोगी हुए उनको भी सजा मिलेगा। यहाँ तक कि अंग भंग भी किया जाता था। अंग भंग मतलब किसी अंग को काट देना। जैसे मान लीजिए बाजार में कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर मान उसने 1 kg के बदले में ना 750 ग्राम तोला, ठीक है, तो 250 ग्राम जो था ना उसके हाथ पैर काट के ना उसको बराबर उसको पैरेलल किया जाता था। ठीक है, मतलब कम तोलने वाले को उसके शरीर से अंग काट कर उसको बराबर किया जाता था। इस प्रकार की भी सजा थी, मतलब अंग भंग दिया जाता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायिक शक्ति किसमें होता था, सुल्तान में होता था। ठीक है, जैसा भी राष्ट्रपति में होता है ना, न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, सुल्तान के बाद कौन था, सदर जहां, जिसको क्या बोलते थे, काजी उल कुजात कहते थे। ठीक है, जिसके नीचे नायब काजी होता था। मतलब समझ लीजिए सुल्तान को अगर राष्ट्रपति मानते हैं तो काजी उल कुजात सुप्रीम कोर्ट हो गया।
न्यायकारी हाईकोर्ट हो गया, इस तरीके से थी, ऊपर नीचे करके थी। लेकिन जो सर्वोपरि शक्ति जो था सुल्तान के पास था। काजी उल कजात के फैसले को सुल्तान आसानी से पलट सकता था, नो इशू। सुल्तान की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, वो भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था, बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। एक चीज अलाउद्दीन खिलजी में था, वो ये नहीं देखता था से भाई ये जो जुर्म जो किया मेरे परिवार के लोग हैं या फिर बाहर के लोग हैं, ठीक है। वो मतलब सबके साथ समान व्यवहार करता था और सेकुलर भी था। और सेकुलर तो नहीं कह सकते हैं, नास्तिक कहना अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये इस्लाम को भी बहुत अधिक फॉलो नहीं करता था, इसलिए दूसरे रिलीजन पे भी इसने क्रैकडाउन नहीं किया था, ठीक है। अगर क्रैकडाउन किया तो इस्लाम के भी ऊपर भी क्रैकडाउन किया, हिंदुइज्म के ऊपर भी किया। ये एक ऐसा शासन जिसने इस्लाम को भी मतलब क्रैकडाउन किया था, ठीक है। मतलब उस पे भी उसके जुर्म जो थे उतने ही थे। मतलब रिलीजन को बहुत अधिक पसंद नहीं करता था, मेरा सिंपल कहने का मतलब, चाहे कोई भी रिलीजन हो। देखिए, अभी तक जो सेना जो थी ना, उसको अस्थाई सेना नहीं थी किसी के पास। बोलोगे अस्थाई सेना क्या होता है, तो अस्थाई सेना को राज्य की सेना कहते हैं। इसको बोलते हैं, अभी की बोल चाल की भाषा में स्टैंडिंग आर्मी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत सरकार के पास अगर मान लीजिए 30 लाख आर्मी है, तो 30 लाख में से 10 लाख ही आर्मी जो होगा स्टैंडिंग आर्मी होगा, क्योंकि हमेशा फ्रंट लाइन पे जाने के लिए तैयार होगा। बाकी आर्मी जो होता है रिजर्व आर्मी होता है, ठीक है, हर देश के पास होता है। तो इसने क्या किया ना, जिसने बोला से भाई से मैं अस्थाई सेना रखूंगा, ठीक है। लेकिन अस्थाई सेना रखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, खर्च बहुत ज्यादा होता था। तो इसलिए सेना का तरीका क्या था, जो अमीर वगैरह जो थे ना, उनको बोलते थे जैसे राज्य थे, राज्य के पास भूमि तो बहुत ज्यादा होगा, तो में भूमि को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे मान लो एक भूमि ये हो गया, एक भूमि ये हो गया, एक भूमि ये हो गया, इसका मैं नाम दे देता हूँ। एक अमीर का नाम ए है, एक अमीर का नाम बी है, एक अमीर का नाम सी है। इसको बोले से भाई साहब तुम 10,000 सेना तुम रखो, ये 10,000 सेना तुम रखो, ठीक है, 10,000 सेना तुम रखो। और इस सेना का खर्चा कौन देगा, अमीर ही देगा, ए अमीर देगा। इस सेना का खर्च कौन उठाएगा, अमीर बी उठाएगा। इस सेना का खर्च कौन होगा, अमीर सी उठाएगा। ये सारे के सारे अमीर है, या फिर सामंत कह लीजिए, यूरोप में सामंत चलता था, ठीक है। अभी सेना का खर्चा तो अमीर उठाएगा, तो भाई अमीर के पास पैसे कहाँ आएंगे, ठीक है। तो राजा जो था, अमीर जो थे, या फिर सामंत कहता हूं मैं इनको, इनको बोलते थे तुम भूमि ले लो, ठीक है। चलो इस राज्य का इतना भूमि तुम्हें मिल जाता, तुम्हें मिल जाता। भूमि पे क्या होगा, कृषि होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो रेवेन्यू जो तुमको मिलेगा ना, उससे तुम सेना का भी मतलब खर्च उठाओ, अपना भी खर्च उठाओ, और जो सरप्लस होता है ना, राज्य की खजाना में शामिल करो। तो राज्य के खजाना में भी सरप्लस पैसा को जमा करना होता था। लेकिन क्या होता था, जब सुल्तान जब कमजोर होते थे, तो ये लोग सरप्लस पैसा को जमा ही नहीं करते थे। और सुल्तान जब बहुत अधिक मजबूत होते थे, तो इनसे पैसा लेता था। अब ये 10,000 सेना जो है इनके पास, ये क्या है, ये राज्य की सेना नहीं है, इनको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अब जब स्टेट को जरूरत पड़ा, राज्य को जरूरत पड़ा, तो ये आर्मी क्या करेगी, जैसे कोई युद्ध वगैरह हो गया, तो ये आर्मी जो है क्या करेगी, जाएगी, आप लड़ाई के लिए जाएगी, ठीक है। फिर लड़ाई समाप्त हो जाएगा, फिर राज्य से इनका कोई लेना था, फिर ये अमीर के पास आ जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से चीजें कार्य करती थी। लेकिन स्टैंडिंग आर्मी जो होता था, वो हमेशा मतलब क्या होता था, इमरजेंसी के तौर पे मतलब खड़ा रहता, जैसे राज्य की सुरक्षा करना, ठीक है, लोगों के गार्ड के रूप में काम करना, इस तरह की चीजें थी। लेकिन लेकिन यहाँ पे अमीर से तो अलाउद्दीन खिलजी को बनता नहीं था। अमीरों को इसने क्या किया, दमन किया। तो अमीरों का जब दमन किया, तो भाई साहब इनको सेना कैसा रखना है, इसको अस्थाई सेना रखना है। तो अस्थाई सेना रखने की बात किया इन्होंने, बहुत बड़ा एक विभाग बना जिसको बोलते थे दीवाने आरिज, ठीक है। इसने मतलब क्या किया, उस समय सेना का हुलिया लिखने का शुरुआत किया, क्योंकि अभी तो पासपोर्ट साइज फोटो दे दे तो कैमरा है, लोगों की 1 मिनट पे पहचान हो जाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इन्होंने हाइट, कद काठी कैसी है, देखने में कैसा है, बॉडी पे कोई चिन्ह चिन्ह है कि नहीं, इस तरह से हुलिया लिखना शुरू किया, ठीक है। और घोड़े को मतलब क्या करता था, दाग देता था, जिससे पता चले से ये मतलब क्या है, ये मतलब राज्य की घोड़ा है, ठीक है। अस्थाई सेना रखना शुरू किया, तो भाई साहब जाहिर सी बात है खर्च बहुत अधिक होंगे। तो इसने बोला से देखो हम तुमको सैलरी कम देंगे, सेना को बोला हम तुमको सैलरी कम देंगे, लेकिन हम अपने राज्य में चीजें तुमको बहुत सस्ता उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको संक्षेप में समझने के लिए अभी कैंटीन व्यवस्था से आप जोड़ सकते हो, जहां जहां पे आप देखेंगे आर्मी के फैमिली को लगभग 30 से 40% डिस्काउंट पे चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो सेना का सैलरी कम था, सेना बड़ी थी, लेकिन चीजों को सस्ता कर दिया। भाई सैलरी मिलेगा तो कहाँ पे खर्च करेंगे, अपने जरूरत की चीजें ही तो खर्च करेंगे ना।
मान लीजिए आपका सैलरी 10,000 रुपया है, ठीक है, और जरूरत की चीजें बहुत महंगा है, ठीक है, तो भाई पैसे तो बचेंगे ही नहीं। लेकिन आपका सैलरी को 7,000 दिया, लेकिन जरूरत की चीजों को बहुत सस्ता कर दिया, तो पैसा में लगेगा ऐसे नहीं, पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है। तो इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाकर सभी चीजों को, ठीक है, फिक्स कर दिया तो भाई ये सामान का कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, इस सामान का कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब बाजार में अपने लोगों को छोड़ दिया, गुप्तचर को छोड़ दिया, जिसको बरीद बोलते थे। अब बाजार में कोई भी गलत तरीके से या फिर अधिक कीमत पर अगर सामान बेचता था, तो उसको दंडित करने का काम करते थे। तो बाजार में चीजों को बहुत सस्ता कर दिया। सेना का सैलरी को इसने क्या किया, कम कर दिया, सॉरी कम कम रखा, और चीजें सस्ता कर दी, और अपना एक बड़ा सा एक अस्थायी सेना बनाया। और सेना भर्ती के लिए एक मंत्री को रखा, जिसको आरिज मुमाली कहते थे, जो कि दीवाने आरिज का प्रधान होता था, और खुद भी इस कार्य में वो देखता था, मतलब खुद चला जाता था दीवाने आरिज में, और देखता था मतलब चीजें ठीक हो रही है कि नहीं। सेना की भर्ती जिस समय होती थी, तो उसमें खुद भी खड़ा रहता था, ठीक है। और साथ में सेना में कोई मतलब बाहर के लोग नहीं, जैसे सेना पहले होती थी ना, तो कितना लोगों का ध्यान रखा जाए, कोई डाटा तो होता नहीं था। तो इसमें जासूसी करने के लिए और भी सेना के मतलब बाहर के लोग भी आ जाते थे। तो इसने क्या क्या हुलिया वगैरह लिखना शुरू कर दिया, तो किस प्रकार का हुलिया है, कद कितना है, वजन कितना है, कोई बॉडी पे चिन्ह है कि नहीं है, क्योंकि फोटो वगैरह तो उस समय कैमरा का आविष्कार हुआ नहीं था। इन सारी चीजों को इसने किया, ठीक है। ध्यान में रखना, इसने सबसे पहले, अभी तक मेडाइवल में आप देखोगे जो सेना जो भर्ती होता था, तो वंश के आधार पर होता था। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी अगर सेना में है, तो उसके पुत्र को भी हो जाता था, फिर उसके पुत्र को भी हो जाता। देखिए इसने बोला नहीं, ये सारी चीजें नहीं होगी। इसने बोला प्रतियोगिता होगा, ठीक है, अगर तुम्हें काबिलियत है तो मैटर ही नहीं करता तो किस वंश से हो या फिर किस जाति से हो, ठीक है, तुमको सेना में शामिल किया जाएगा। तो इसने मेरिट को स्थान दिया सेना में शामिल होने के लिए, ठीक है। सैनिकों को नगद देने की व्यवस्था की, पहले नगद नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो ध्यान में रखना, नगद देने की व्यवस्था की, मतलब सैलरी आप तुमको नगद मिलेगी, ठीक है। अलाउद्दीन के पूर्व सैनिकों को जागीर देने की प्रथा, जागीर मतलब जमीन दे देते थे, जमीन दे दी, अब अपना तुम उसमें अन्न उपजाओ, खाओ, या फिर किसी को तुम जमीन दे दो, और वहां से तुमको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अब इनको क्या बोला, सैलरी दे दूंगा। सैलरी कहां से देंगे, राजकोष से। कैसा दिया जाता था, एक सैनिक का जो वेतन जो था 234 टाका प्रति वर्ष था। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पे 78 टाका वार्षिक मिलते थे। सैनिक को अपना घोड़ा रखना पड़ता था, अगर जो घोड़ा रखता था उसको 78 टाका एक्स्ट्रा उनको मिलता था। घोड़ा रखने वाले सैनिक को एक अस्पा, तथा दो घोड़ा रखने वाले सैनिक को दुई अस्पा कहा जाता है, ठीक है। जो एक घोड़ा रखते थे उसको एक अस्पा, और जो दो घोड़ा रखते थे उनको दो अस्पा कहते थे, ठीक है। सैनिकों को घोड़ा कहाँ से मिलते थे, तो घोड़ा राज्य की तरफ से मिलते थे। हथियार कहाँ से मिलते थे, वो भी राज्य की तरफ से मिलते थे। ध्यान रखिए, जो भी जो अन्य सामग्री जो होते हैं राज्य की तरफ से मिलते थे। लेकिन राज्य की तरफ से घोड़ा मिलते थे, घोड़ा को खाना खिलाने के लिए राज्य की तरफ से नहीं मिलता था, ठीक है, इसलिए 78 टाका एक्स्ट्रा दिया जाता था। तो ये पैसा घोड़ा के रहन सहन पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, घोड़ा तो मिल जाता था, लेकिन उनका देखरेख जो होता था सैनिक को खुद ही करना पड़ता था, चाहे वो एक घोड़ा रखे या फिर दो घोड़ा रखे, पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलते थे। घोड़ा के पहचान करने के लिए आप घोड़ा तो दे दिए भाई, लेकिन घोड़ा तो क्या होगा, मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन आम आदमी का घोड़ा, क्योंकि अमीरों के पास भी अपनी घोड़ा थी। तो राज्य का घोड़ा कौन होगा, तो इसलिए ध्यान में रखना है, आ, उसको दाग देते थे, ठीक है। सुल्तान ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़े के स्थान पर घटिया घोड़ा लाते थे, तो युद्ध के समय काम नहीं करते थे। इस दोष को दूर करने के लिए उसने इस प्रथा को प्रचलन, मतलब राज्य की तरफ से पैसा ले लिया, ठीक है, मतलब ले लिया 10 रुपया, और घोड़ा जाके खरीद लिया 2 रुपया का, ठीक है। तो वो चीजें मतलब ठीक नहीं थी स्टेट के लिए, युद्ध के समय काम नहीं करता, जो कि बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकता था, इसलिए उसको दाग दिया जाता था, एक प्रकार का चिन्ह दे दिया जाता, जिससे पता चले से उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत किया, डाक टोकिया का निर्माण किया, अपने सैन्य सुधार की वजह से सैन्य अभियानों में सफल रहा। अब ये सारी चीजें तो कर दी, ठीक है, सैन्य व्यवस्था को इसने बहुत बेहतर बना दिया। अब इसने आर्थिक सुधार क्या की, तो व्यक्तिगत संपत्ति था जागीर को जब्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको पास पैसे चाहिए थे, अब पैसे करने के पैसे चाहिए थे, क्यों चाहिए थे, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। तो जागीर जो दिया गया था ना, अमीर को दिया गया था, ठीक है, उलेमाओं को दिया गया था, गिफ्ट में जो जागीर जो दिया गया था, सारे को इसने क्या किया, जब्त कर लिया। जितने भी व्यक्तिगत संपत्ति थी उस सारे को जब्त कर लिया, और सारे को मतलब क्या किया, खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, ठीक है। कि जहां पर भी खालसा शब्द आएगा ना, खालसा का मतलब होता है
राज्य के द्वारा भूमि होता है, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर भूमि को खालसा बोलते हैं। मतलब खालसा सब, जैसे एक भूमि होता है तो प्राइवेट लैंड होता है, इसमें आम लोगों का अधिकार होता है। और खालसा का मतलब क्या होता है, राज्य का अधिकार हुआ, मतलब वहां से जो रेवेन्यू जो जनरेट होगी वो डायरेक्ट स्टेट के कोष में जाएगी, मतलब राज्य कोष में जाएगी, ठीक है। अरौली खिलजी का मानना था कि अधिक धन के संग्रहण के कारण लोगों का विद्रोह की भावना पनपती है, मतलब ऐसा मानना था इसका। तो लोगों के पास बहुत अधिक पैसा हो जाएगा तो उस पैसा को क्या करेगा, विद्रोह करेगा। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्कियत में मिली। नहीं बोलते यार तुम्हारा मिल्कियत है क्या, तो मिल्कियत का मतलब क्या होता था, राज्य के द्वारा जो प्राप्त की गई संपत्ति थी। कैसे देंगे, तो भाई पेंशन के तौर पे किसी को दे दिए, किसी को इनाम के तौर पे दे दिए, फिर राजा को प्रसन्न किया तो उस तौर पे दे दिए। पहले से बहुत सारे लोगों को भूमि मिली हुई थी, जो सारे ही भूमि को ले लिया, ठीक है। वक्फ की भूमि को भी मतलब क्या किया, इसने छीन लिया। वक्फ का भूमि क्या होता था, जैसे इस्लाम धर्म, अभी वक्फ तो आप लोग खुद समझते होंगे। तो वक्फ की भूमि जो दी जाती थी धार्मिक कार्यों के लिए, उस भूमि को भी मतलब क्या किया, छीन कर और सारे ही भूमि को किस भूमि में बदल दिया, तो खालसा भूमि में बदल दिया, मतलब राज्य के भूमि में बदल दिया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से प्रचलित जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। वही जागीर प्रथा जिसको जागीर देना होता था अमीरों को, और उसके बदले अमीर क्या देते थे, सेना देते थे। अब तो ये अपना खुद अस्थाई सेना बना लिया, तो भाई साहब जागीर हम तुमको क्यों दे। तो अमीरों से सारे ही जागीर भूमि को क्या किया, छीन कर उसको किस भूमि में तब्दील कर दिया, तो उसने खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। इसे राज्य की भूमि पर राज्य के नियंत्रण से राज्य का राजस्व में वृद्धि हो गई, क्योंकि राज्य के पास भूमि बढ़ गई, तो राजस्व जाहिर सी बात है किसके पास होगा, राज्य के पास ही आएगा। वहां से भी इसको पैसे मिले, ठीक है। कर वृद्धि कर दिया, वसूली में भी कठोरता की। भाई इसको पैसे तो बहुत चाहिए था, क्योंकि इसके पास आर्मी जो थी बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, टैक्स बढ़ाए। और टैक्स बढ़ाए ही नहीं, इसको वसूली कैसे करेंगे, इसके लिए भी मतलब क्या किया, इसने बहुत अधिक कठोरता से मतलब क्या किया, उसका पालन किया, ठीक है। तो इसने टैक्स को बढ़ा के लगभग 50% तक कर दिया, ठीक है। पहले टैक्स जो होता था कहीं पे भी, ध्यान में रखना, मैक्सिमम जो था 1/4, सॉरी 1 बाई, हाँ 1/4 से लेकर 1/3 के बीच, मतलब देखें मैक्सिमम 33% के आसपास, 25 से 33% के आसपास था। ये आइडियल टैक्स स्लैब माना जाता था, ठीक है। टैक्स बढ़ती थी, कब बढ़ती थी, जब युद्ध वगैरह होता था ना, तो 1/3 से टैक्स को बढ़ा दिया जाता था। लेकिन इसने ओवरऑल मतलब टैक्स कर दिया ना, 50% कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि की, हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50%, ठीक है, ध्यान में रखना। ये 50% हिंदुओं से लिया, भूमि से जो उपज जो प्राप्त होता था, मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था, ठीक है। मुसलमानों से भी मतलब इसने क्या किया, 1/4 लेना शुरू किया। अलाउद्दीन ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पे 4 प्रकार के कर लगा रखे थे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 4 प्रकार का कर, पहले जजिया का देना पड़ता था। जजिया कर इसलिए देना पड़ता था क्योंकि आप जो है इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता था, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, जिनको बोलते थे जजिया कर, ठीक है। एक खराज था, खराज क्या था, भूमि कर था, ठीक है। भूमि कर जो था खराज कर था, ठीक है। एक जो था घड़ी कर या फिर गृह कर। ये घड़ी कर जो था घर के ऊपर लगता था, ठीक है। इसी ने सब इंट्रोड्यूस किए थे, इससे पहले जजिया खराज यही सब था। लेकिन इसने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, घड़ी कर। घड़ी कर किस पे था, घर पे लगता था। अभी भी आप लोग घर पे टैक्स देते हो, ठीक है। सभी लोग नगर निगम में जरूर टैक्स भरते होंगे, या फिर जो अगर गांव में रहते होंगे तो फिर मालगुजारी वगैरह क्या होता है, वो कटते रहता है समय समय पर, उनको घर का टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसने क्या किया, चरी कर भी लगा दिया। चरी कर मतलब जो चारागाह, जो पशु जो थे दुधारू पशु, ठीक है, उस पे भी इसने कर लगाए। जकात मुसलमानों से लिए जाने में धार्मिक कर था, जो कि बहुत कम होता था। जजिया जो थे हिंदू से लिया जाता था, जकात जो था मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन जकात मुसलमानों से वसूल के मुसलमानों के ऊपर ही खर्च करते थे, ठीक है। खुम्स जो था, ध्यान में रखना, खुम्स जो था लूट का धन था। खुम्स क्या था, लूट का धन था। इसने बोला खुम्स लूट का माल का 5वां भाग सेना को, जबकि 4/5 भाग राज्य का होता था, ठीक है। ये बहुत ये था। अभी तक जो खुम्स जो चला, ये 4/5 का मतलब 80% हुआ, ठीक है। और 1/5 का नाम 20% हुआ। तो ये लूट के जो धन जो सेना लाते थे, मतलब किसी राज्य में गए वहां से लूट कर अगर 100 रुपया लाए, तो 100 रुपया में से 80 रुपया जो था पहले सेना का होता था, ठीक है। और 20 रुपया जो होता था राज्य का होता था, मतलब सुल्तान को होता था।
अलाउद्दीन खिलजी बोला भाई साहब ये तो नहीं चलने वाला, ठीक है, 80 रुपया राज्य का होगा, 20 रुपया तुम्हारा होगा, ठीक है, इसने सीधे पलट दिया। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले जो खम्स जो होता था लूट का डर, उसमें 80% जो होता था सेना को जाता जो लूट कर लाते थे, 20% जो था राज्य का होता था। लेकिन इसने मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या किया, पलट दिया, ठीक है, ध्यान में रखना। सुल्तान ने करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाए तथा वसूली का कार्य सेना को सौंपा। सैनिक बड़ी कठोरता निर्दयता से क्या करते थे, कर को वसूलते थे। हिंदू पर अधिकारियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मुकद्दम, खूत और चौधरी भूमि पर कर वसूल किया करते थे, ठीक है, ये हिंदू थे, ध्यान रखना। मुकद्दम, खूत, ये चौधरी, ये गांव में क्या थे, एक तरह से जमींदार कह लीजिए उस टाइप के थे। ये हिंदू थे, इसलिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया। अन्य समान नागरिकों के समान उन्हें भी कर देना पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, भूमि की माप की बात करेंगे, ये प्रश्न पूछ चुका है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण भूमि की माप करवाना था, ठीक है। अभी तक जो टैक्स जो वसूला जाता था डायरेक्टली, ये जमीन का टुकड़ा, चलो यहाँ पे इतना टैक्स देना हुआ, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इसका मापन करवाना शुरू किया, ठीक है, इसको मापना शुरू करवाया, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, तो मसाहत बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखना। भूमि माप का उद्देश्य क्या था, पता लगाना है कितनी भूमि पर कृषि होती है और राज्य की वास्तविक उपज क्या है, ठीक है। मतलब देखा तो भाई यहाँ पे मान लीजिए कि 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ पे खेती होती है, ठीक है, इसमें वास्तविक उपज क्या थी, सारा चीजों को डाटा रखा, उसके बाद इसने मतलब क्या किया, उस पर कर लगाया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उसे योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें क्या बोलते हैं, दीवाने मुस्तक, सॉरी, इस विभाग का नाम क्या था, दीवाने मुस्तक खराज, ठीक है। खराज से पता होना चाहिए, खराज क्या था, तो खराज भूमि पे कर था, ठीक है। तो इसलिए दीवाने मुस्तक खराज विभाग की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका संबंध क्या था, तो इनका जमीन मापन से। और इनके समय जो सबसे जो महत्वपूर्ण, जिसे बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके लिए शुरू किया था, तो सैनिक के लिए शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन निर्माण की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को मांग तथा पूर्ति के नियमानुसार घटने तथा बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उनका मूल्य अस्थायी कर। अभी का नियम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है ना। अगर मान लीजिए चीनी का कीमत क्या हो जाए, बहुत अधिक डिमांड हो जाए, बहुत ज्यादा डिमांड अगर हो रहा है और सप्लाई अगर उसका कम हो जाए, तो चीनी की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इसने बोला नहीं, अब मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। डब्ल्यूटीओ क्या कहती है, तो भाई साहब मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई पे चलने जाओ। एडम स्मिथ का थ्योरी क्या है, अब मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, अपना मार्केट जैसे चलना होगा वैसे चलेगी। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मार्केट पे तो करूंगा मैं कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कोई नीति नहीं चलेगी। न तो मैं दाम को घटने दूंगा, न तो मैं दाम का बढ़ने दूंगा, मैं फिक्स कर दूंगा दाम, ठीक है। उनका मूल्य क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया, ठीक है। सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि एक सैनिक का कम वेतन में भी उनका गुजारा भत्ता आराम से हो जाए। इसलिए सेना बड़ी थी, सैलरी कम देना था, इसलिए मतलब क्या कर दिया, चीजें की कीमत कम कर दी, ताकि मतलब क्या करके सभी लोग मतलब कम सैलरी में भी काम चला सके। उसे तय करने का मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। सरकार, हमारे यहाँ तो मार्केट को कंट्रोल सरकार नहीं करती है, ठीक है, कुछ देश में करती होगी लेकिन हमारे यहाँ नहीं करती। मार्केट पूरी तरीके से फ्री है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे आज कोई सामान लाने जाते होंगे और 10 दिन में सामान लाने जाइए तो पता चलेगा उसका कीमत बहुत बढ़ गया है, ठीक है। आज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है, परसों जाएंगे तो पता चलेगा टमाटर 120 रुपए किलो हो गया, ठीक है। तो वो सप्लाई के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से फिक्स कर दिया और उसने मतलब एक सूची टांग दी, ये सामान इसी कीमत पे बिकेगा। वितरण की व्यवस्था, सामान के वितरण के लिए दिल्ली में विभिन्न प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की गई। सबसे पहले क्या था, सराय अदल, किस बाजार में कौन सा सामान बिकता है वो भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो सराय अदल क्या था, ये सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। तो सराय अदल में आपको वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, सरकारी सहायता से ये चलती थी। ये पुरानी दिल्ली में देखोगे तो वहां पे एक ऊंची मंडी हुआ करती, तो वहीं पे ये शादी थी। दिल्ली आकर व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवान रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। जो भी व्यापारी दिल्ली में आकर व्यापार करना चाहते थे, दीवान रियासत एक विभाग था, वहां पे जाके पहले अपना नाम लिखवाना करता था, ठीक है। अब बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था किसके पास हुई थी, सदर ए रियासत के नाम का एक अधिकारी था,
और पूरे बाजार पर नियंत्रण करता था। ठीक है। अनाज मंडी की बात करें, नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की गई थी, जहां अनाज की खरीद बिक्री होती थी। मुस्लिम व्यापारियों का माल खरीदने तथा व्यापार के लिए इन मंडियों में विशेष लाइसेंस मिले हुए थे। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकते थे। मतलब जिसके पास लाइसेंस होता था वही जाके किसान से जाके क्या कर सकते थे, अनाज खरीद सकते थे, फिर उनको बेच सकते थे। उपभोक्ताओं के आज्ञा पत्र के आधार पर ही वस्तुएं मिलती थी, ध्यान में रखना। शहनाई मंडी बाजार का दरोगा होता था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ, बाजार का दरोगा कौन था? शहनाई मंडी। बाजार का नियंत्रण कौन करता था? तो ध्यान में रखना, तो क्या नाम था उसका जो बाजार का नियंत्रण करता था? शहनाई मंडी बाजार का दरोगा हुआ था और सदर रियासत, क्या बोलते हैं उसको? सदर रियासत। अब आते हैं शासकीय भंडारण व्यवस्था क्या थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी आप देखते हो, और इसमें से बहुत सारे लोग को मिलता भी होगा, आई थिंक नहीं भी मिलता होगा। राशन जो आप देखते हो भी आराम से गवर्नमेंट जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर देती है, इसकी शुरुआत करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक इसे कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यह बात अच्छी तरह समझता था कि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती, वरन उसका भंडारण भी आवश्यक है। अतः उसने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही निकाला जाता, जैसे सूखा आ गया या फिर और कोई परिस्थिति हो गई तो निकालते थे। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था पे लागू किया। काल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता, जो कि अभी आप देख रहे हो। कोविड के समय में क्या मिला आपको? राशन तब से फ्री दिया गया था ना सरकार की तरफ से। तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत पहले कर दी थी, इसलिए इसको पीडीएस का फादर भी कहते हैं। क्योंकि जब अकाल जब आ जाता था तो आधा मन अनाज, ठीक है, प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, एक दिन नहीं, प्रतिदिन देते थे। ठीक है, मतलब 20 केजी। आप चलेंगे आगे, देखते हैं। बाजार के कर्मचारी की बात करते हैं, तो बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार में अनुभवी लोगों को नियुक्त किया। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी जो सदर रियासत होता था, उसका नियुक्ति डायरेक्ट सुल्तान करते थे। आईएएस टाइप के अधिकारी थे, ये पूरे बाजार का नियंत्रण यही करते थे। सदर रियासत के अधीन 3 अधिकारी है, जिसको बोलते सहना, जो कि निरीक्षक होता था। बरित की बात करेंगे, गुप्तचर होते थे, जो कि देखते भाई कोई अधिक कीमत पे तो सामान नहीं बेच रहा है। ठीक है, उसके बात करेंगे, गुप्तचर का अधिकारी था, ये भी मुहियान भी गुप्तचर था लेकिन छोटा था। ये बरिद जो था बड़ा गुप्तचर था। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी जो था सदर रियासत था। ठीक है, और सहनाय मंडी होता था, जो कि ध्यान में रखना है, वो दरोगा होता था। अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, आप ये सारे के सारे सिविल अधिकारी है, ध्यान में रखना है। अधिकारी भी दो तरह के होते थे, सिविल होते थे, एक पुलिस वाले जो थे, जिनको सहना या मंडी कहते थे, जो कि बाजार का दरोगा होता था। कोई क्राइम वगैरह हो गया तो सहना या मंडी आएगा, बाकी नियंत्रण करने के लिए कौन होगा? ठीक है, तो भाई साहब, पर आईएएस के क्या, आईएएस थोड़ी ना क्राइम को कंट्रोल करने की बात करता, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो ये जो दीवान रियासत जो था, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और बाकी क्राइम वगैरह होता था उसमें सहना या मंडी था। अब अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रकार से आप उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करोगे? तो इसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन में भाई किसी भी इतिहास का एक मत नहीं है। बहुत लोग तो इनको बहुत अच्छा प्रशासक भी मानते हैं, एल्फिस्टन जैसे लोग। कुछ लोग इसको बर्बर बोलते हैं, क्योंकि इसने इस्लाम के साथ भी, हिंदुत्व के साथ भी बहुत मतलब अन्याय किया। अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र एवं कार्यों का संबंध इतिहासकार एक मत नहीं। कुछ इतिहासकार उसके शासन का गौरवपूर्ण मानते हैं, उसे सफल शासक की कोटि में रखते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार उसे बर्बर, अत्याचारी व अन्यायी शासक मानते हैं। एल्फिस्टन के अनुसार उसका शासन गौरवपूर्ण था, उसके मूर्खता अपने में पूर्ण नियमों के बावजूद भी वो सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया था, ध्यान में रखना। खिलजी का पतन कैसे होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती 1316 में होती है। नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई थी, तबियत खराब हो गया था, एक इसको जख्म हो गया था, उसके वजह इसका देहांत होता है। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी तथा नसरुद्दीन खुसरो शाह जैसे अयोग्य शासक सत्ता पर बैठे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ध्यान में रखना है, 1300, ध्यान में रखना है, 1316 से 1320 पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। 1370 ईस्वी में देवगिरी के पुनः विजय में उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद के दिनों में वो विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में स्त्रियों की पोशाक धारण करने लगा। ठीक है, कभी कभी दरबार में ना ये विदाउट वस्त्र दौड़ जाया करता था। ठीक है, अजीब अजीब हरकत करता था। ठीक है, इसको बोलते हैं, मुबारक खिलजी को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। ठीक है,
मतलब स्त्रियों का कपड़ा वगैरह ये पहनता था, ठीक है, मतलब था लेडीज का जो होता नहीं कपड़ा वगैरह मेकअप वगैरह ये सब करता था ये, ठीक है, बेवकूफ टाइप का आदमी था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये 1316 से 1320 तक था, मतलब अगर देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो सबसे लंबा समय तक यही रहा था। हाँ, तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं सुल्तान घोषित हुआ और तुगलक वंश की नींव रखी। ठीक है, क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का फाउंडर है। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह शासक बना। वह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कौन कर रहा है? खुसरो शाह। अब खुसरो शाह की हत्या कौन करेगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पैगंबर का सेनापति कौन कहता था खुद को? खुसरो खां कहता था। ठीक है, तो ये आपका जो था पूरा दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग खिलजी को देखा। कल हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे। तीन प्रमुख शासक है, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, सॉरी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख शासक, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। और काफी सबसे लंबा ही चलेगा, लगभग 94 वर्षों तक ये राज्य जो था चला। और सबसे शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो आपका 30 वर्षों तक ये चला खिलजी। तो अब दिल्ली सल्तनत में खिलजी सबसे कम समय के लिए है, और तुगलक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा समय के लिए है, ठीक है। तो कल की क्लास में आई होप आप लोग ये पढ़ कर आना। अब मैं पीछे जितना भी पढ़ाया हूँ कल की क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, एक बार फिर से आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, गुड नाइट।